जय हिंद मेरे साथियों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। हम यहाँ आ गए हैं एक फिर से आपका न्यू वीडियो लेकर, और जो हमारा टॉपिक चल रहा था सेल। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड आई गेट योर लव फ्रॉम द कमेंट सेक्शन। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारा प्यार दिया, और ऐसे ही हम आगे कंटिन्यूस हमारा वीडियो लेके जाएंगे। बस आपको करना क्या है, कंटिन्यूस वॉच वीडियो करते जाओ और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करते जाओ, जिससे क्या हो मुझे भी यार इंस्पिरेशन मिले। हाँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, जितने सारे आपके फ्रेंड्स हों उनको भी शेयर करो, उनको भी फ्रेंड को बताओ कि हाँ हम सारा जो कोर्स है सर यूट्यूब पे लेके आए हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। तो आपको उनको शेयर करना है, बताना भी है, इतना काम जरूर करना है। हो सकता हो तो जितने भी सारे आपको फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जिसको भी अगर प्रॉब्लम जाती हो, अगर कोई समझने में टॉपिक, तो उनसे कहो सर यहाँ पे आए हैं और टॉपिक्स ये पढ़ा रहे हैं। ओके, तो बिना देरी के हमारा जो टॉपिक था, ये हमारा थर्ड वीडियो है हमारा सेल का। सो नाउ लेट गेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट डिले, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है। सो मैंने जैसा कि हमारा टॉपिक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कैसे, जहां मैं पढ़ाऊं उतना ही पॉइंट नोट आउट करना है, और जो भी समझ में ना है कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से पूछो, आराम से डालो, जो भी पढ़ना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। जिस भी वीडियो चाहिए, जिस भी चीज का अगला जो है, मुझे बच्चों की रिकमेंडेशन आई है तो फ्रिक्शन टॉपिक पे पढ़ाएं, तो हम फ्रिक्शन टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे, बट पहले सेल टॉपिक कंप्लीट कर लें। ओके, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। देखो, पहला हमारा जो पढ़ने वाले हैं हमने पार्ट्स ऑफ जितने थे हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स थे, जिसमें से पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो याद रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फिर इसके बाद सो ऑन फ्रॉम गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे, जो भी है वो अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे। बट पहले ये हमें समझना ये है क्या, थोड़ा सा ये समझ लो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लचीला भी, अच्छा भी, और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है। पर ध्यान से नजर में वीडियो देखना जो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला थोड़ा। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन भी इसका दूसरा नाम है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, इट इज द थिन इलास्टिक फ्लेक्सिबल। याद रखना, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, इलास्टिक है, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया था ना, एक सेल है हमारी, सपोज मानो ये सेल है हमारी, सॉरी, ये मानिए हमारी सेल है, एक सेल है। सेल के ऊपर मैंने बताया था ना, ये जो कंटेंट जो ऊपर रहता है, इसके अंदर बाकी चीजें रहती हैं, यही हमारी क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। बताई थी ना मैंने चीजें। तो सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर वाली कवरिंग, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये फ्लेक्सिबल भी होती है, इसके बाद ये लिविंग होती है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है वो लिविंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। बस सही है, सबसे ऊपर की, सेल की सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर अंदर तो और कुछ होगा इसमें, ऊपर वाली कवरिंग है सबसे ऊपर वाली, ठीक है, तो याद रखना आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, इट होल्ड द कंटेंट ऑफ सेल। सही बात है, कंटेंट मतलब इसके अंदर जितना भी कंटेंट भरा हुआ है, चाहे जो भी हो, साइटोप्लाज्म हो, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हो, ये पूरे उसको होल्ड करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड, देखो अब मैं सीधा डायरेक्ट लिखूंगा, इट प्रोवाइड, आप लोग लिख सकते हो, प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू सेल। बस ये कि नहीं, ये सेल को डेफिनेट शेप देती है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारा प्लांट सेल का कैसा है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे कुछ है ना, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ऐसे लाइक दिस, यहाँ पे हमारा ये है लाइक दिस। तो ये सेल की अलग अलग टाइप देते हैं, क्योंकि हमने अभी सेल के शेप भी पढ़े थे ना, आरबीसी का अलग होता है, हमारा एपिथेलियल का अलग होता है, प्लांट का, एनिमल के अलग शेप होते हैं। तो ये शेप देती है सबको अलग अलग, बातें याद रखोगे। नेक्स्ट, इट इज सेलेक्टिव परमिएबल बिकॉज, ये बिकॉज बीईसी, अब बाकी आगे आप लिख लेना, बिकॉज इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल। याद रखना, ये मैं आपको बता दूं इसका मीन्स क्या है, आपको अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना अच्छे से। ये सिलेक्टिव परमिएबल कहलाती है। अब सिलेक्टिव परमिएबल है क्या, हम आगे पढ़ेंगे, पहले बात सुन लो। सिलेक्टिव परमिएबल है क्योंकि ये फैसिलिटेट करती है मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल। जैसे कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये आ जाती हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जगह कहाँ है हमारे पास, थोड़े थोड़े है। सपोज मान लो, देखो इधर, इधर देखो, इधर ये है हमारे पास जगह, देखो ये है। सपोज मान लो ये हमारी सेल है, ठीक है। अब याद रखना, हर सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर होती है, ये हर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब होल्स, छेद होते हैं ऐसे, लाइक दिस, मैं बनाई दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बना लिया। अब सिलेक्टिव परमिएबल का और इसका मतलब क्या है, इट इज सिलेक्टिव परमिएबल बिकॉज इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल। याद रखना, सेल मेम्ब्रेन के पास क्या है, मैंने बताया यहाँ से एटीपी एनर्जी बनती है अंदर से। मान लो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स आए, ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये ट्राइंगल शेप, ये स्क्वायर शेप है ये। देखो याद रखना, अगर वीडियो 360 में समझ में ना आए तो 720 में लगा लेना, एचडी तभी दिखाए, क्योंकि मैं फॉन्ट थोड़े छोटे लिखे हूँ,
फॉन्ट इसलिए लिखूं कि मुझे कोशिश करता हूं कि एक ही स्लाइड में ज्यादातर कवर हो जाए। तो आप लोगों को थोड़ा सा 5G का जमाना है यार, आजकल आपको मालूम है, तो 720 लगा के देखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, आराम से देखो। तो मैंने बताया ये हमारा, मान लो ये क्या है, हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या हमारा विटामिन का है, यहाँ पे मान लो वायरस आ गया यहाँ, ठीक है, इतनी सारी चीजें आ गई और भी है। अब याद रखना सिलेक्टिव परमियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वाटर भी है बहुत सारा सेल के बाहर, तो इसके अंदर ये वही चीजों को अलाउ करता है सिलेक्ट करके जो जरूरत होता है, और पोर के हिसाब से, जैसे मान लो ये ट्राइंगल शेप है तो ये इसके पास जाएगा और ये अंदर इसको एंट्री दे देगा। क्यों दे देगा, याद रखना, क्योंकि ग्लूकोज की हमें जरूरत है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। बात समझ में आ रही कि नहीं, सुनते जाना अच्छे से मैं जो बता रहा हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, बहुत सारे विटामिन, मिनरल, हमारा वायरस, बैक्टीरिया भी इवन तो पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने कहा नहीं था, जितने सारे वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ग्लूकोज विटामिन ब्लड के थ्रू जाकर हमारे सेल तक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुंचते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हीं चीजों को एंट्री देती है, उन्हीं चीजों को अंदर करती है जो उसके लिए फायदेमंद होते हैं। अदरवाइज अगर कोई फॉरेन बैक्टीरिया, फालतू का बैक्टीरिया, वायरस अगर अंदर चला गया तो पूरी सेल ही डैमेज हो जाएगी। बात समझ में आई। तो इसीलिए ये बोला गया सिलेक्ट कर करके बोलेगी हाँ ग्लूकोज मुझे चाहिए, विटामिन मुझे चाहिए, तो विटामिन को अंदर ले लेगी, तो सिलेक्ट करती है ये सारी चीजों को। बात समझ में आ रही कि नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट कर लेगी पहले कि मुझे कौन कौन सी चीज चाहिए, कौन कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी हानिकारक है। और जैसे कि मान लो ये वायरस है, बैक्टीरिया है, तो इसको एंट्री नहीं देगी, बोले रुक जा, ही अंदर जाएगा ना, तो मुझे अंदर लेना ही नहीं है, आपको अंदर नहीं लेना है क्योंकि तुम मुझे पूरा डैमेज कर दोगे, डैमेज कर दोगे तो क्या करोगे, तो मैं मर जाऊंगी। बात समझ में आया ना। तो ये चीजें सिलेक्टिव परमिएबल, इसलिए लिखा है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, इट इज सिलेक्टिव परमिएबल। ये सिलेक्टिव परमिएबल सिलेक्ट करती है मॉलिक्यूल्स को, कौन कौन अंदर जाना है, ठीक है। इट फैसिलिटेट द मूवमेंट, फैसिलिटेट मूवमेंट, मूवमेंट मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियलों का मूवमेंट फैसिलिटेट करती है। बात समझ में आई। ऐसे समझना है हमें, ये नहीं मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख दिए कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, सारे पॉइंट्स आएंगे, बस आराम से वीडियो को देखना चुपचाप ध्यान से, ठीक है। आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। फिर लिखा है, फिर से हमारी देखो, इट कंपोज ऑफ लिपिड 58 से 59%, और हाँ लिपिड, ठीक है। और लिपिड के बाद यहाँ प्रोटीन लिखना था, डबल टाइम लिपिड लिख गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे प्रोटीन लिख लो। लिपिड, प्रोटीन 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 1.5%। तो याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बन के बनी है, तो आप बता देना लिपिड से मिलके, प्रोटीन से मिलके, कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा गया है, सीडीएस एनडीए में। सीडीएस एनडी का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली बार 2024 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, किस किस से मिलकर बना। तो लिपिड प्रोटीन तो लोगों ने बता दिया था, लिपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट नहीं बता पाए थे, तो कार्बोहाइड्रेट से भी मिलकर बनती है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये परसेंटेज याद करना है तो कर सकते हो, लिपिड का ज्यादा है, प्रोटीन का फिर थोड़ा सा, फिर कार्बोहाइड्रेट का सबसे कम। नेक्स्ट आ जाओ। सिंगर और निकलसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल दिया था, बनाने की कोशिश की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का कैसा स्ट्रक्चर है। तो उसको बोला था इन मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था, तो किसने दिया था, सिंगर एंड निकलसन नाम के दो साइंटिस्ट थे। अच्छे से याद कर लेना, ये दोनों साइंटिस्ट इंपोर्टेंट थे। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज फ्लेक्सिबल एंगल फूड। बात सही है, अभी मैंने बनाया था, देखो यहाँ पे मैंने बनाया था, रेड पेन दिख रहा हो पता नहीं आपको, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ ब्लैक पेन की। देखो ये हमारा है मान लो सेल, मैंने बताया था ये फ्लेक्सिबल होती है, यहाँ पे पोर्स होते हैं, और ये क्या करती है, फूड को एनगल्फ, एनगल्फ मतलब होता है निगलना या खाना, ठीक है। फूड यहाँ पे आया, मान लो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर से एंट्री करा देगी, ये अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसने खाया ही ना, एनगल्फ किया ना, ये फ्लेक्सिबल थी। तो देखो अगर फूड का पार्टिकल बड़ा भी होता है, मान लो होल इसका है मान लो इतना छोटा, और ये फूड पार्टिकल है इतना बड़ा, तो अंदर कैसे जाएगा, ये फ्लेक्सिबल है, अपने आप को उसके अंदर जैसे पार्टिकल आएगा और अपने आप को शेप को चेंज करेगी है, वैसे मान लो इतना होल है उसका, इतना होल है, तो उसके पार्टिकल बड़ा है तो अपने आप को शेप को बढ़ाएगी, फिर अंदर लेके फिर उस जाकर बराबर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये फ्लेक्सिबल भी होती है, इसलिए ये फूड को एनगल्फ कर लेती है। बात समझ में आ गई कि नहीं, आ गई कि नहीं, तो हाँ बोल दे, हाँ बोल दे भाई, बोल दिया, ठीक है। चलो, तो ये हमारे फूड को एनगल्फ भी करती है, याद रखना। अब कुछ टर्म्स हैं, इंपोर्टेंट टर्म याद रख लो जो मैंने आपको बताए थे। इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है, आपकी बुक में भी है और बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में कुछ एक दो टर्म्स दिए गए हैं, और एक्स्ट्रा बुक जो भी है मैंने निकाल के यहाँ पे टर्म लिखे हैं जो जानना जरूरी है आपके लिए। इम्परमिएबल का मतलब क्या है,
अब देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, इट डज नॉट अलाउ सब्सटेंसेस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब दो टर्म्स याद रखना, सॉल्यूट, सॉल्यूट का मीन्स यहाँ लिख लेना, सॉल्यूट मीन्स होता है सॉल्ट, ठीक है, और सॉल्वेंट मतलब वाटर, ऐसे याद कर लो। सो एक्चुअल में सॉल्यूट का मीन्स होता है जो चीज हम घोलते हैं, ठीक है, जो चीज हम पानी में डालते हैं घोलने के लिए, कोई भी हो सकती है अब वो चीज जो कम क्वांटिटी में हो। और सॉल्वेंट मतलब होता है जिसमें हम जो चीज घोल रहे हैं, अब वो चाहे कोई भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है हमारा, गैस हो सकती है। तो अभी याद रखो, सॉलिड मतलब घोलने वाली चीज, और सॉल्वेंट मतलब घोल जिसमें हम घोल रहे हैं। तो ये आप ऐसे कर लो याद, ये सॉल्ट, ये वाटर। तो इसमें क्या करता है, इम्परमिएबल का मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसमें क्या हो, इम्परमिएबल हो, क्या हो, हमारा जो ना तो सॉलिड ना सॉल्वेंट उसके अंदर जा पाए। जैसे कि हमारा सेल वॉल ऑफ कॉर्क, कॉर्क जो देखो आपने, रॉबर्ट हुक थे हमारे, उन्होंने जो कॉर्क ली थी, आपको पता है ना किस तरीके से थी, कुछ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर था उसका कॉर्क का, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर रूम जो था। अब जो कॉर्क उसने उठाई हुई थी, ये क्या थी, डेथ थी ना, ये भी पढ़ा है हमने। बट अब इसमें से कोई पानी जो वाटर है, मान लो जो भी मॉलिक्यूल्स है हमारे, जो भी हैं वाटर है, ये ना तो इसके अंदर जा पा रहे थे और ना बाहर जा पा रहे थे। क्यों? रीजन था क्योंकि ये इसकी जो सेल वॉल बाहर जो होती है, इसकी इम्परमिएबल थी। इम्परमिएबल में मतलब क्या होता है कि अलाउ ही नहीं करना कुछ चीज को, ना तो वो वाटर को अंदर लेगी और ना बाहर छोड़ेगी, ना वो सॉलिड जितने सॉल्ट है वो अंदर लेगी बाहर लेगी। बात समझ में आ रही? इम्परमिएबल वर्ड जहां पे भी आ जाए मतलब एंट्री बंद, कोई भी एंट्री नहीं होगी, स्टॉप, कोई भी हम नहीं लेंगे, चाहे आपका पानी हो चाहे आपका सॉल्ट हो, हम कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो आगे तो सुन लो। तो इम्परमिएबल याद रखना, इम्परमिएबल मींस इट डज नॉट, लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, नॉट लिखा है सीधा, आप लिखना इट डज नॉट अलाउ सब्सटेंसेस सॉलिड सॉल्वेंट इन द सेल। एग्जांपल सेल वॉल ऑफ कॉर्क। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टर्म हमारा है परमिएबल। परमिएबल जस्ट उल्टा होगा उसका। देखो इम्परमिएबल का मतलब क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट अलाउ ना करना, लेकिन ये क्या करेगा, परमिएबल अलाउ द सॉलिड एंड सॉल्वेंट थ्रो इट, यानी कि थ्रो इट मतलब सेल के अंदर। इसका एग्जांपल सेल वॉल। अब देखो कहोगे सर ये वाली तो स्पेशल थी सेल हमारी कॉर्क की, अब ये सेल वॉल जैसे आपकी मैं बात कर लूं, जैसे फंगाई की हमारी चिटिन की बनी होती है सेल वॉल, फंगाई की जो सेल वॉल होती है चिटिन की बनी होती है, तो ये उसका भी हो सकता है। तो परमिएबल मतलब इसमें सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों अलाउ होते हैं, ठीक है, तो अच्छे से लिख लेना परमिएबल। अगला जो सेमी परमिएबल, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, कहाँ गया हमारा सेमी परमिएबल, हाँ सिलेक्टिव परमिएबल पढ़ा था ना हमने, कहाँ गया, मुझे दिखाई नहीं देता यार, कोई तो बताओ। ये देखो सिलेक्टिव परमिएबल देखा था हमने, ये क्या है। अब याद रखना ये भी क्या होता है, सेमी परमिएबल का मतलब सुनो, इट अलाउज सॉल्वेंट्स नॉट सॉल्यूट। याद रखना इसमें क्या होता है, ये अलाउ करती है हमारा क्या, सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट मतलब वाटर को, ये वाटर को तो अलाउ करती है लेकिन नॉट सॉलिड, लेकिन सॉलिड को अलाउ नहीं करती। मान लो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, ये है, ये पानी, यहाँ पे वाटर है तो वाटर को तो एंट्री दे देगी, लेकिन मान लो कोई पार्टिकल सॉल्ट का है तो ये बैरियर है, मना कर देगी। हम सिलेक्ट करके लेंगे सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब आधी चीजों को एंटर कराना, आधी को नहीं, यानी कि पानी के वाटर को तो करा देगी सॉल्वेंट को, लेकिन सॉलिड को मना कर देती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कैसी है, इट इज ऑल्सो सेमी परमिएबल। तो याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल बोल सकते हैं। दूसरा सिलेक्टिव परमिएबल, तो याद रखो ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं ये दोनों सिलेक्टिव और सेमी परमिएबल दोनों हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब समझो, एग्जाम्पल प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सिलेक्ट करके, वही मैंने बताया था, इट अलाउज द सॉल्वेंट एंड फ्यू सब्सटेंस सॉल्यूट्स। ध्यान रखना सिलेक्ट मतलब ये अलाउ तो करती है, पूरे सॉल्वेंट को तो अलाउ कर देती है, वाटर को तो अंदर जाने देगी, वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर को कहेगी तू जा तू जा, तो जब वाटर को ये अलाउ कर देगी, बट अब बचा क्या, कुछ सॉल्यूट, जैसे मान लो ग्लूकोज जरूरी हुआ हमारी बॉडी के लिए, अब ग्लूकोज को ही रोक देगी तो फिर तो हम तो मर जाएंगे ना, एनर्जी कहाँ से आएगी। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट करतेगी कि हाँ ये वाला मॉलिक्यूल इंपोर्टेंट है, इसको एंट्री दे दो, तो फ्यू सिलेक्टेड सॉल्यूट को अंदर एंट्री दे देती है, इसके थ्रू इट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे एग्जांपल इसका। बात समझ में आ गई? तो ये चार टर्म्स हैं, इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल और हमारा सेमी परमिएबल दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एग्जांपल हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। आई होप आपको जो मैंने स्लाइड बताई है आपको समझ में आई होगी, अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट में हम लोगों को देखना है कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कहने का क्या हुआ कि अभी मैंने जो बताया ना, ये एंट्री जो अंदर से होती है, बाहर बाहर से अंदर, कहने का मतलब ये कैसे होती है ये समझना है हम लोगों को, ठीक है, अच्छे से, कि पानी जो या सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कैसे जाता है। तो वही हम लोग देखने वाले हैं, किस तरीके से हमारा जो सॉल्वेंट है एंटर इन द सेल और आउटसाइड द सेल, how can I this possible? So you should have to be reminded that transportation across the plasma membrane is of two types.
एक तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सारी बुकों में दिया गया होता है, 9th और 10th क्लास के बच्चे होंगे तो वो भी देख लो, और डिफेंस एग्जाम के लिए तो बिंदास है, इतना पढ़ ले भाई, कुछ नहीं आएगा, इतने से ज्यादा नहीं आएगा, डेफिनेटली डैम श्योर। इतनी स्लाइड, बस एक दो वीडियो और लाऊंगा, खत्म है हमारा सेल टॉपिक, खत्म। ठीक है, चल भाई आजा। तो हमने देखा था हमारा ट्रांसपोर्ट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हमारी जो सेल है, सेल के अंदर, उसके अंदर कैसे हमारे होता है, उसके अंदर वाटर सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे आता है। बात समझ रहे हैं ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, और कैसे उसके अंदर वाटर इंटर एंड आउट कैसे होता है, वही समझ रहे हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है भाई, समझ लो। पैसिव ट्रांसपोर्ट कैन बी सेड दैट इट इज विदाउट द एटीपी और एनर्जी। ध्यान रखो, ये हमारा विदाउट एटीपी और एनर्जी के होता है, ध्यान रखना है हमें, कैसा, इट इज विदाउट एटीपी और एनर्जी। यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको अगर लिखना है, जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो आप लिख देना पैसिव ट्रांसपोर्ट कैन बी से दैट इट इज विदाउट द यूज ऑफ द एटीपी और एनर्जी। तो पहला पॉइंट याद रखना, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एटीपी या एनर्जी की जरूरत नहीं होती। अब क्या है, अभी बता रहा हूँ, अभी सुन बस लो, पहले पॉइंट स्लाइड पढ़ लो। इट इज स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। आगे आ जाओ, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें जो मूवमेंट होता है, जितने भी सारे हमारे क्या होते हैं सब्सटेंसों का, होता है हाई से लो कंसंट्रेशन होता है। अब ये बता रहा हूँ नेक्स्ट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल इसके ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, याद रखना, सारा बुक में ही है, टेंशन नहीं करना। और एक चीज और, इसको पढ़ने के बाद एक बार आप बुक रीड भी कर लेना, तो सारी फिर समझ, पढ़ाने के बाद समझ में भी आ जाएगी। बट फिलहाल इतना पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं रहना है, अगर आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो बुक, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। अब यहाँ समझो, इधर 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 आ जाओ। अब देखो कंसंट्रेशन इधर 2 मिनट के लिए, चल मैंने बताया, मैं आपको थोड़ी देर के लिए बता दूं, जितने सारे हमने पॉइंट पे, एटीपी जरूरी है, ये जरूरी है, से जरूरी है, फलाने का जो मैंने बताया, इसको छोड़ो, अब मेरी तरफ देखो। आपने सबसे अच्छा व्यू दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। आपने अनियन देखी, प्याज, अनियन देखी होगी। तो जो अनियन होती है, जब हम उसको छीलते हैं तो उसके ऊपर एक बारीक सी लेयर निकलती है, लेयर निकलती है ना, उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं हम, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। आपने कभी उसको देखा होगा, जब हम उसकी सेल मेम्ब्रेन को निकाल देते हैं, बहुत पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और उसके अंदर अगर आपके पास माइक्रोस्कोप हो, कभी अगर फ्यूचर में कभी माइक्रोस्कोप मिले आपको, तो उस झिल्ली को देखना, जो मेम्ब्रेन है उसके नीचे लगा के देखना, जब आप उसका मैग्नीफाइंग ग्लास से करोगे तो उसकी जो होल्स हैं जो मैंने बताए, देखो ऐसे, अगर डायग्राम में यहाँ पे बनाऊं, देखो यहाँ पर, ये मान लो मैं, ये हमारी क्या है, सेल है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मान लो ये हमने सेल मेम्ब्रेन बना लिया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सीधा कर ले रहे हैं हम, ऐसे ऐसे कर लिया हमने। तो उसमें आप लोग देखोगे, अब मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा समझने के लिए, ये ऐसे होल्स दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे होल्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अब जब ऐसे होल्स दिखाई देंगे आपको, तो आप देखोगे क्या उसमें, तो ये होल्स ही क्या रहते हैं, ये परमिएबल, ये वाटर को अंदर बाहर, मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर करते रहते हैं। बात समझ में आ गई। अब जब आप उस झिल्ली को ले लो तो करना क्या, देखो निकाल लेना, निकालने के बाद क्या करना, उसमें थोड़ा सा 2-3-4 ड्रॉप जो भी हो वाटर डाल देना, अच्छे से निकालना कि वो फटे ना, मतलब ज्यादा कोशिश करना कि थोड़ी सी बड़ी हो, लेंदी प्याज की हो, अनियन की हो, जिससे आपको उसको क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सको, एक्सपेरिमेंट कर लेना। निकालने के बाद उसमें 3-4 ड्रॉप बूंद, 5-6 ड्रॉप बूंद वाटर की डाल देना। डालने के बाद क्या करना, उसको ऊपर से थोड़ा सा बांध देना, हल्के से थोड़ा सा नॉर्मली रैप कर देना। बांधने का मतलब जैसे आप लोग गठरी टाइप की नहीं बनाते हो, ऐसे नीचे पानी भर के ऐसे गठरी बना के ऊपर से किसी से बैंड से या फिर धागे से लपेट देना, और उसको कहीं टांग देना। टांगने के बाद आप क्या देखोगे, 4-5 घंटे के बाद उसका वो वाटर जो अंदर था वो पूरा बाहर निकल जाएगा, उसका धीरे 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 4-5 घंटे में। तो 4-5 घंटे में क्यों निकलेगा, क्योंकि देखो उसमें छोटे छोटे होल्स थे, और होल से तो वाटर तो धीरे धीरे निकलेगा ही, इसलिए ये प्रोसेस को पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला गया। अच्छा, जो मैंने वो वहाँ आपने जो गठरी टांगी, जो वहां पे जो आपने क्या बोलते हैं, हमारा जो मेम्ब्रेन टांगी, तो उसमें क्या कोई एनर्जी की जरूरत पड़ी ना, काहे की एनर्जी, पानी ज्यादा वेट अंदर था उसके, जब पानी अंदर वेट ज्यादा होगा, मान लो ये हमारी गठरी है, ये आपने देखो बढ़िया से टांग दी थी ऐसे, इसके अंदर जो पानी है ऐसे भरा हुआ है, इसमें जो होल्स थे, पानी नीचे गिरेगा धीरे धीरे, ऐसे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, कितने, मान लो 5-6 घंटे में गिरेगा लगभग, आप लोग करके देख लेना आवर्स में। अब ये पानी 4-5 घंटे में जब गिर गया, तो इसमें कोई एनर्जी लगी ना, कोई एनर्जी नहीं, ये स्लो प्रोसेस है, हाँ बिल्कुल स्लो प्रोसेस है सर, बिल्कुल स्लो प्रोसेस। कितना टाइम लग रहा है, 5-6 घंटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो यही तो मैंने लिखाया है, देखो पढ़ लो, विदाउट एटीपी और एनर्जी, दिस इज द प्रोसेस हैपन विदाउट एटीपी और एनर्जी। बात सही है, इट इज स्लो प्रोसेस। कितनी स्लो प्रोसेस है देख ले भाई, मूवमेंट कैसा होता है, देखो जहां यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था, पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा था, और जब हाई से लो जाएगी
क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा होगा, जहाँ कम जाएगा। तो क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, अब सब्सटेंस वाटर ही के लिए बोल रहे हैं, हाई से लो जाएगा। वही तो लिखा है, मैंने लिखा क्या है। अब मान लो ये एग्जाम्पल लिखा था, मान लो ये 100 ग्राम पानी हमने इसमें भर दिया, सपोज मान लो 100 ग्राम भर दिया। अब 100 ग्राम भरने के बाद यहाँ पे मान लो बिल्कुल भी पानी नहीं था, यहाँ से आउटसाइड बाहर बिल्कुल भी पानी हमारा नहीं था यहाँ पर। अब जब पानी नहीं था यहाँ पर तो धीरे धीरे गिरेगा, कलेक्ट होगा कलेक्ट होगा कलेक्ट होगा। पहले यहाँ जीरो था, अब एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे पूरा पानी निकल जाएगा, और ठीक है ऐसा हो जाएगा। अब सुनना पहले, अब एक कंडीशन आती है इसमें, इक्विलिब्रियम, ठीक है इक्विलिब्रियम, ये लिखा है इक्विलिब्रियम, और पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसा होगा, जैसे आपने एक और देख लो, एक एक्सपेरिमेंट और, दो टंकियां हैं, दो टंकियों को कनेक्ट करो ऐसे, ठीक है। एक टंकी में फुल अप पानी भरा है, यहाँ तक पूरा पानी बना है, एक टंकी, और दूसरी टंकी ले लो एकदम खाली है, ठीक है। और मान लो यहाँ से हमने पाइप कनेक्ट किया, उसमें ऐसे कनेक्ट कर लिया पाइप, तो ये पूरा पानी कैसे जाएगा, धीरे धीरे से ड्रॉप होता जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा पूरा पानी, जाएगा कि नहीं। अब होगा टाइम ये जिसका पानी घटेगा और ये बराबर, यानी कि ए बी कंपार्टमेंट 50-50% हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्वल कंडीशन। तो ऐसी हमारी जो होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट बराबर कंडीशन में भी होती है, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल होता है। अब जैसे मैंने बताया ना, सेम कंडीशन ऐसी हमारी इसमें होती है। तो याद रखना है, तो इस तरीके से वाटर हमारा ट्रांसपोर्ट होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, और इसमें इक्विलिब्रियम 50-50 कंडीशन आती है। और इसमें ये नहीं कि 100% पूरा पानी निकल जाएगा, नहीं पूरा नहीं निकलेगा, क्योंकि कुछ पानी अंदर भी रह जाता है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है आप कहाँ पर उसको यूज कर रहे हो, टेम्परेचर कितना है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, बट इसमें है टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। बट याद रखना 100% पूरा पानी नहीं, इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है, ठीक है। अगर 100% वाटर निकालना है तो आपको पंप का यूज करना पड़ता है, जैसे हम लोग अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं तो पंप का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्या 50-50 कंडीशन है, इसमें सेम प्रॉब्लम जरूर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ऑस्मोसिस डिफिशिएंसी एग्जांपल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको थोड़ा सा डाउट ये लग रहा होगा, सर आपने जो बताया था वो थैली वाला एग्जांपल, तो उसमें पानी निकला वो तो पूरा निकल सकता है ना, ध्यान देना, उसका कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर निकलेगा, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन मीडियम कैसा है इसका, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है, ओके। चलो 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 आगे। अब आते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखो ये क्या है, इट इज रिक्वायर्ड द एटीपी और एनर्जी डिपेंडेंट, मतलब एनर्जी की जरूरत होती है, बिना एनर्जी के एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। इट इज फास्ट प्रोसेस, अब फास्ट प्रोसेस होगी ऑब्वियसली बात है, कैसे मैं बता रहा हूँ। मूवमेंट कैन बी लोअर टू हायर कंसिस्टेंट, लो से हाई हो सकता है इसका मूवमेंट। जैसे मान लो एक कंटेनर में आपका मान लीजिए 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम आपका पानी भरा हुआ है, तो 100 से जीरो है एक तरफ, मान लो आपका, अभी समझाना पड़ेगा मुझे, देखो 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 देखो, अच्छा मान लीजिए दो आपकी टंकियां हैं, एक टंकी नीचे रखी हुई है, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक टंकी ऊपर रखी हुई है। आपने किया कनेक्ट पाइप यहाँ से ऐसा इसको, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर लिया पानी। अब मुझे बताना, यहाँ पे तो पानी पूरा भरा हुआ था, 100 केजी या ग्राम जो भी मानना है आप मान लो, अब समझने के लिए 100 केजी मान लो, 100 केजी आपका पानी था। तो क्या पानी ऊपर जाएगा, अभी तो ऊंचाई पे रखा है ना, नहीं जाएगा ना। क्या होगा, क्या होगा, हमें यहाँ पे मोटर लगानी पड़ेगी, मोटर लगाएंगे इसमें, जब मोटर लगाएंगे हम लोग तो क्या होगा, पानी फिर यहाँ से जाना चालू होगा, यहाँ चला जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसे आएगा 50-50 पानी हो जाएगा इसका, बात सही कि नहीं, हो जाएगा, सही बात है। अब मान लो हमें और पानी निकालना है तो और निकाल लेंगे हम इसका, तो मान लो इसमें 40 किलोग्राम बचा तो इसमें 60 भी पहुंचा सकते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी खत्म कर दें, जीरो ही कर दें, और दूसरे में बिल्कुल 100% निकाल दें पानी। मतलब इसमें एनर्जी का यूज कर रहे हो ना, पंप यूज करे आपने, आपने एक्टिव का मतलब ही होता है एनर्जी का यूज करना। और कितनी फास्ट प्रोसेस, जैसे आपको कोई तालाब खाली करना है, या फिर आपको कोई टैंकर से पानी निकालना है, तो मोटर का यूज करते हैं ना। जैसे बड़े बड़े टैंकर आते हैं ना हमारे, जो पानी वाले टैंकर होते हैं, ट्रैक्टर लाते हैं, तो ट्रैक्टर से हमने वो उसमें डाल देते हैं मोटर हमारी, और मोटर से हमारी टंकी भर जाती है। वही प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। एक्टिव में मतलब एटीपी एनर्जी की जरूरत होती है, यही हमारे अंदर होती है सेम। और इट इज द फास्ट प्रोसेस, कितनी फास्ट प्रोसेस है। और मूवमेंट कैन बी लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लो से हाई भी हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा था हमने, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे जीरो से पूरा 100%, इसका पूरा पानी जीरो 100 से जीरो, यहाँ जीरो भी बचेगा, यहाँ 100 हो सकता है। कहने का मतलब अच्छे से याद रखना, ये यहाँ पे पानी पूरा हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें इस कंडीशन में पैसिव ट्रांसपोर्ट में 50-50 रहेगा। आप सोचो कि यहाँ पे हमारा 49 हो जाए, यहाँ पे 50 कर दे ना, ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल अगर आपको थोड़ा भी डाउट है हम आगे समझेंगे, और अभी आएगी कहानी, ठीक है, अभी इतना ही समझो, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, अभी आएंगे हम वहां पर तो अच्छे से क्लियर होगा, टेंशन मत करो।
ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लो हमारा जो है मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसमें मेम्ब्रेन चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेम्ब्रेन चाहिए, जरूरत है। इसमें देखो एग्जांपल जैसे Na सोडियम पोटेशियम पंप, एंडोसाइटोसिस, कैल्शियम पंप और एक्सोसाइटोसिस, इसके एग्जांपल अच्छे से याद कर लेना। तो हमने अभी ट्रांसपोर्ट पढ़ा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको समझ में आया। अगर इसमें डिफरेंस लिखने को है तो ये क्या स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है, विदाउट एटीपी और एनर्जी यूज, इट इज रिक्वायर्ड द एनर्जी फॉर द प्रोसेस। ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन जाता है मूवमेंट, और ये क्या लो से हायर कंसंट्रेशन हो सकता है। और इसमें क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है 50-50, कभी भी जीरो नहीं होगा। यहाँ पहले वाले जो बॉक्स है, पहला वाला जो हमारा ड्रम है वो क्या होगा, या टंकी है, वो 50-50 हो सकती है, 50 से ज्यादा पानी नहीं निकाल सकते आप। इसमें क्या ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, इसकी हमारे क्या है सोडियम पोटेशियम एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस। बात समझ में आई, क्लियर हुई बात कि नहीं? बात क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ जाएं। ओके, चलो 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 बढ़ते हैं। अब देखो आ जाते हैं ऑस्मोसिस, यही पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस है क्या? ऑस्मोसिस हमारी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और जब पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो इसमें मूवमेंट कैसा होगा, स्लो होगा, विदाउट एटीपी होगा, और इसमें हमारा सब्सटेंस होगा हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, ये सारा अभी एप्लीकेशन भी देखेंगे उसमें। जैसे आपने देखा जो रूट हेयर्स होती हैं, जो हमारी पेड़ में जो जड़ें होती हैं, उसकी छोटी छोटी हेयर्स होती है ना, वो भी पानी जब लेता है ना तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से लेता है। स्लो प्रोसेस करके धीरे धीरे जाइलम जो है लेके जाएगा। पहले रूट हेयर्स पानी लेंगे, फिर जाइलम उससे पकड़ के पूरी बॉडी तक पहुंचाता है प्लांट की। तो ये याद रखना प्रोसेस सारी, ये हमारी ऑस्मोसिस होती है। चल देखो, वही डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट H2O फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट लोअर कंसंट्रेशन across the semi permeable membrane till it reach equilibrium। देखो याद रखना, फिर से वही लिखा है, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, और बहुत इजी है, आराम से करो, समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि अब देखो फिर से मैं आपका ध्यान एक जगह कंसंट्रेट करना चाहूंगा। आई वांट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न दैट द ऑस्मोसिस प्रोसेस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टॉपिक मत भूलना, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे अंदर बाहर मॉलिक्यूल्स वाटर अंदर बाहर जाते हैं। तो टॉपिक नहीं भूल जाना, उलझ मत जाना, ठीक है? इसलिए मैं बोला था ये सबसे पहला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या ऑस्मोसिस प्रोसेस आ गए, पैसिव ट्रांसपोर्ट है हमारा। तो मैंने कहा ये मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन है, जिसमें हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और टिल इट रीच इक्विलिब्रियम। अब ये मतलब क्या है, मतलब क्या इक्विलिब्रियम, मतलब बराबर बराबर ना हो जाए जब तक, ठीक है? ये याद रखना। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप डेफिनेशन, एक तो ये हो गई, दूसरी डेफिनेशन देखो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कुछ भी नहीं आ रहा, क्या बता रहे हो आप? मुझे तो एक भी डेफिनेशन लाइन नहीं हुई। अरे तो रटना क्यों है, क्यों रट रहा है? मैं अभी 2 मिनट तो दे, मुझे अभी समझा रहा हूँ। इतना प्रेशर करने लगते हो तुम लोग, सिर मत खुजली करो, सिर मत दिलाओ। हाँ मुझे मालूम है थोड़ा थोड़ा नया चीज है, तो नया चीज सीखने में टाइम तो लगेगा, बट पेशेंस रखो, सारा समझ में आएगा। मैं एक बार पढ़ाने के बाद रिवाइज करना, 1-2 दिन आराम से क्लियर होगा, ठीक है? मैं बोलता हूँ ना 60% आपका यहाँ क्लास से होगा, बाकी 40% आपका रिवाइज से होगा। अभी समझेंगे। देखो ये डायग्राम देखो, इधर हो जाता हूँ मैं थोड़ा, देखो डायग्राम ध्यान से देखना। मान लो ये ए कंटेनर है, ये बी कंटेनर, और बीच में हमने लगा दिया ये क्या है, हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसको मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? वही पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये तो पीएम बन गया, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। मान लो इसमें हमारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 100। देखो मॉलिक्यूल्स से बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स तो जानते हो ना आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो मॉलिक्यूल्स जो इसके में है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 1000 है, और सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने हैं, 100। अच्छे से फिर से सुन लो, मान लो एक कंपार्टमेंट है जिसमें हमारे 1000 है H2O के मॉलिक्यूल्स और 100 है सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स। तो एक बात बताओ, हमने मानो 1000 जो ग्राम है उसमें 100 ग्राम हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, ग्राम मान लो या मॉलिक्यूल डाल लो। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कितने, 90 फ्री, और मीन्स टू से 900 फ्री मॉलिक्यूल्स वाटर के। बस है कि नहीं? देखो 1000 में से 100 माइनस करेंगे, क्योंकि देखो हमारा पानी एक मान लो 1 लीटर है, और उसमें हमने 100 ग्राम हमने शक्कर डाल दी, तो क्या है वो 100 ग्राम शक्कर जाके कितने जितने सारे मॉलिक्यूल्स है उसको दबा लेगी, 100 ग्राम मॉलिक्यूल्स को। तो फ्री कितने हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स, 900 मतलब, तो 900 इस तरफ फ्री है। अब दूसरे कंपार्टमेंट बी में देखो, इसमें भी हमारे जो था H2O के मॉलिक्यूल्स कितने थे हमारे, 1000, और इधर सॉल्ट के मॉलिक्यूल 200 यानी 200, ठीक है? अगर मैं फ्री की बात करूं तो ये जाके कितने 200 इसके वाटर के मॉलिक्यूल को दबा लेंगे, दबाने के बाद ये स्पेस कवर कर लेंगे। अब ये कितने फ्री है यहाँ पे, 800 फ्री है। तो अब मुझे बताओ वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा फ्री के इसमें, बोलते जाना साथ में, देखो बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो
वाटर के मॉलिक्यूल्स 900 इसमें फ्री ज्यादा है ए कंपार्टमेंट में एज कम्पेयर टू बी कंपार्टमेंट। तो मुझे बताओ, अगर हम ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ रहे हैं, सेमी परमेबल उसमें लगी हुई है, तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? जल्दी, ऑब्वियसली होगा, जिसमें पानी ज्यादा है हाई टू लो जाएगा कि नहीं, यही तो डेफिनेशन पड़ी है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन तो ए कंपार्टमेंट टू बी जाएगा, ऐसे ए टू बी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि 9 इसमें कितनी है 900 फ्री मॉलिक्यूल्स है, इसमें 800, और कब तक जाएंगे? जब तक जाएगा ये, जब तक इक्वल नहीं हो जाता, यानी कि 850 850, समझ में आया कि नहीं? जब तक ये बराबर नहीं हो जाता, तो ये जब यहाँ से चला जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, समझ में आई बात? तो इसलिए मैंने लिखा है। और देखो, ए कंपार्टमेंट को हम डायलेट सॉल्यूशन बोलेंगे। डायलेट सॉल्यूशन क्या होता है समझो पहले। डायलेट का मतलब होता है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर की मात्रा ज्यादा हो। अब वर्ड याद रखना यहाँ पे, डायलेट मतलब होता है वाटर की मात्रा, यानी वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होना एज कम्पेयर टू सॉल्यूट के, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होना। देखो मैं बोल रहा हूँ तो लिख लेना, नहीं आया तो फिर बार बार तो वीडियो आप देखोगे नहीं, तो एक बार में ही लिखते जाना। डाइल्यूट का मतलब होता है ढीला। ढीला मतलब क्या हुआ? ढीला मतलब वाटर ज्यादा हो जब, ठीक है, मतलब ज्यादा हो वाटर के मॉलिक्यूल्स। और इसको या फिर बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी लिख लेना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्यों बोला है? हाइपोटोनिक जब वाटर की क्वांटिटी जब ज्यादा हो एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट के, तो इसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। या तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल लो या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा, जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, याद रखना, जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो तो उसको कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बोलेंगे। शॉर्ट में लिखा है कंसेंट लिखा है मैंने, लेकिन पूरा लिखना है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। दूसरा, या जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन कम हो तो उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि बी कंपार्टमेंट को कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भी बोल सकते हो या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हो। ए कंपार्टमेंट में जिसमें वाटर ज्यादा है, वाटर H2O हमारा क्या है, ज्यादा है, तो इसको क्या बोलोगे आप? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या डायल्यूट सॉल्यूशन। अब देखो डेफिनेशन बन गई। कैसे बन गई डेफिनेशन? द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, देखो सॉल्वेंट मतलब वाटर, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर से, द मूवमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज नोन एज द ऑस्मोसिस प्रोसेस। या फिर दूसरी लिख दो, यही डेफिनेशन बना दो, the movement of the solvent molecules from the dilute solution to the concentration solution is known as the osmosis in this semi permeable required। बन गई डेफिनेशन, खत्म खेल। हो गया कि नहीं? हो गया, खत्म खेल। इतना आ जाओ। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लो। इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्विलिब्रियम मैंने बताया था ना, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर हमारा मान लो यहाँ पे कितना है 40 है, यहाँ 60 है, तो मतलब पानी इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, वाटर, और कंडीशन 50-50 हो जाए, 50-50 कंडीशन हो जाए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है, जो ऑस्मोसिस में जरूरी होती है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी समझना, देखो मैं, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट अच्छे से देखना, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सारे टॉपिक कवर अप किया है मैंने इसमें, क्योंकि ये होता तो 3-4 स्लाइड का होता, बट इसमें हम कवर कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी, अगर आपको स्लो लगे तो 1.25 की स्पीड में भी लगा लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब आ जाओ एनिमल सेल। एनिमल सेल का लेते हैं थोड़ा सा। अब कैसे कंडीशन होती है, आपने देखा होगा अक्सर हमारे बरसात, अब जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में आप लोग देखते हो क्या, हमारे जो लकड़ियों के गेट होते हैं वो फूल जाते हैं। जैसे आप लोग बादाम मम्मी भिगोने के लिए डालती है ना, रात को बादाम भिगोने के लिए पानी में डाल देती हैं, और बादाम सुबह देखो इतना मोटा हो जाता, दाग डालती हैं हमारी जो वो होती है, वो भी फूल जाती है। तो ये क्या है? ये सारी प्रोसेस यही तो है ऑस्मोसिस। कैसे पढ़ोगे सर, कैसे? अभी बता रहा हूँ, सुन लें। तो एनिमल को देखो, पहले एनिमल पढ़े। पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब बताओ क्या होता है? हाइपोटोनिक मतलब जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, यहाँ लिख लो, जिसमें क्या हो हमारा, वाटर ज्यादा हो, यहाँ पे जिसमें वाटर H2O क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा, ऐसे बना लो, H2O ज्यादा हो। अब देखो, मान लो यहाँ एक हमने ड्रम बनाया, सॉरी एक बीकर लिया, बीकर में हमारा क्या हुआ, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ हमारे हाइपोटोनिक कंडीशन, यानी पानी भरा हुआ है फुल। इसमें जब पानी ज्यादा है, हमने इसमें क्या किया, हमने एक इसमें एनिमल सेल ले रहे हैं, अभी एनिमल सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम प्लांट की नहीं बात कर रहे हैं, तो एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। अभी दाग आग का जो है वो अभी छोड़ देना, क्योंकि वो प्लांट सेल में चली जाएगी। हम एनिमल की बात कर रहे हैं, मान लो आरबीसी है, मेमेलियन आरबीसी कोई भी है, तो हमारी कोई भी सेल होगी, हमने इसमें डाल दी। डालने के बाद क्या होगा मुझे बताओ, तो मूवमेंट कैसा होगा, कैसा होगा, हाइपो से हाइपर, ऐसे एंटर अंदर, हाइपो से हाइपर मतलब बाहर से पानी अंदर जाए, क्योंकि ये तो सूखा था, सूखा था तो पानी ज्यादा बाहर था, तो हाइप मैंने अपन लोगों को पढ़ा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो यही हमारा पानी ज्यादा था यहाँ पे, तो हाइपो से हाइपर जाएगा, तो क्या होगी कंडीशन। और जब भी पानी बाहर से अंदर की ओर जाए, हाइपो से हाइपर जाए, तो उसको एंडो ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या? एंडो मतलब अंदर,
पानी एंडो ऑस्मोसिस मतलब अंदर, ऐसी ऑस्मोसिस प्रोसेस जो अंदर हो रही हो, तो पानी अंदर जाएगा एंडो ऑस्मोसिस। अब देखो जब ये अंदर जाएगा पानी, तो बताओ ये फूलेगी नहीं, ऐसे फूलेगी, फूलेगी तो ये क्या होगा, टर्जिड हो जाएगी। टर्जिड का मतलब लिख लेना, अगर लिखना है तो स्वेल, स्वेल फूलना, ठीक है, स्वेल। इसके बाद ये अब जब ज्यादा पानी मान लो आपने उसको रात भर के लिए रख दिया, एनिमल सेल है, एनिमल सेल है तो इसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सेल वॉल तो है नहीं, तो ये फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी। रप्चर मतलब फट जाना, फट जाना, ठीक है। तो याद रखना, अगर जब इसमें ज्यादा अगर पानी चला गया तो ये एनिमल सेल फट भी सकती है, रप्चर। 3 वर्ड याद रखो, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, रप्चर हो जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाली है भाई हमने। अब एनिमल सेल को हमने डाल दिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपो तो हो गया हमारा, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। हाइपरटोनिक में मतलब क्या, याद रखना, हाइपरटोनिक का मतलब होता है बाहर जो वाटर की कंसंट्रेशन है बहुत कम है, लो है। अब यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा और इसके अंदर भरी हुई थी बहुत सारी। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूं, अच्छा अब ये तो एनिमल का पढ़ रहे हैं बट ऐसे ही सुन लो। अगर आपको क्या करना है, हम लोग मम्मी लोगों ने देखा वो अचार रखते हैं, अचार रखते हैं तो क्या करते हैं, अचार को पहले मम्मी लोग नमक में लगा देते हैं, नमक में लगाने के बाद कुछ समय के लिए रख देते हैं। तो देखो नमक में जितना सारा अचार है वो अचार का पानी पूरा निकाल लेता है नमक वो, क्योंकि पानी जब जब कंसंट्रेशन नमक का ज्यादा होगा तो चारों साइड जब उसमें लग जाएगा तो पानी उसका सोख लेगा, सोखने के बाद पूरा पानी नीचे गिरा देगा, पानी गिरा देगा तो क्या होगा, वो एकदम ऐसे चिपक जाएगा धीरे धीरे। तो सेम कंडीशन ही होती है यहाँ पे, मान लो नमक की कंडेंसेशन ज्यादा है, ठीक है, नमक ज्यादा है यहाँ चारों साइड, नमक सॉल्ट ज्यादा है, तो सॉल्ट ज्यादा है, पानी अंदर था, तो पानी कैसे होएगा, हाइपो टू हाइपर, अंदर से बाहर पानी निकलेगा, और अंदर से जब बाहर पानी निकलेगा तो क्या होगा, एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो मतलब अंदर से जब पानी बाहर आए, हाइपो से हाइपर, द प्रोसेस इन विच द वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, द प्रोसेस इज नाउन एज एक्सो ऑस्मोसिस। इसमें क्या होगा, फ्लैसिड हो जाएगी हमारी। फ्लैसिड मतलब क्या, सेल हमारी कैसी पड़ जाएगी, ढीली, ढीला। फ्लैसिड मतलब ढीला पड़ जाना, ठीक है, फ्लैश एकदम सुस्त टाइप का, ढीला हो जाएगा और श्रिंक भी हो जाएगा, यानी सुकड़ जाएगा, ऐसे श्रिंक हो जाएगा। बात सही नहीं, पानी जब अंदर से बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा यार, सुकड़ नहीं जाएगा। बात समझ में आई। तो मैंने ये 2 पॉइंट बताए, आपको अच्छे से याद रखना है, याद रख लेना, अच्छे से भूलना नहीं मेरे बच्चों प्यारे प्यारे। ओके ओके ओके, चलो आगे करते हैं हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आ गया। देखो फिर से बोल दूं मैं, थोड़ा फॉन्ट छोटी है, आप लोग 720 में देखना, जब भी समझ में आएगा, अदरवाइज क्लियर नहीं दिखेगा। तो याद रखना एक्सोऑस्मोसिस में, इसमें क्यों हुआ है, एक्सोऑस्मोसिस इसलिए हुआ है क्योंकि सॉल्ट ज्यादा था बाहर, हाइपरटोनिक कंडीशन थी, हाइपरटोनिक कंडीशन थी, तो वाटर कैसा हमारा, याद रखना हाइपो से हाइपर ही मूव होगा, हाइपो से हाइपर, तो हाइपो से हाइपर हुआ तो क्या होगी, एक्सोऑस्मोसिस होगा, फ्लैसिड, सेल हमारी ढीली पड़ जाएगी और श्रिंक सुकड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। अब आ जाओ प्लांट। प्लांट को हमने मान लो हाइपरटोनिक कंडीशन में रख दिया, हाइपरटोनिक में हमने प्लांट सेल ली, हाइपरटोनिक कंडीशन में रख दी। अब हाइपरटोनिक मतलब यहाँ पे हाइपर का मतलब क्या, वाटर ज्यादा है यहाँ पर, पानी जब बाहर जाता है अंदर इसमें था नहीं। तो अब ये वही आ गई हमारी एग्जांपल, ये आपने दाख वो लिया, आपने मान लो बादाम ले लिया, आलमंड ले लिया, बादाम ले लिया, हमने पानी में डाल दिया, ये अच्छा एग्जाम्पल है। पानी में डालने के बाद क्या होगा, देखो रात भर जब हम डाल देंगे तो अंदर से पानी ज्यादा बाहर है, क्योंकि पानी ज्यादा बाहर है तो ये यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन ज्यादा है और ये अंदर कम थी, तो पानी अंदर ऐसे घुस जाएगा इसकी, और ये क्या, ये फूल जाएगा, ऐसे मोटा हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, पहली बात तो एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस कहलाएगी ना, हाँ सही है एंडोऑस्मोसिस। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगी। टर्जिड मतलब क्या होती है, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्वेल, मोटी हो जाना, खाती पीती घर की। तो हमारा बादाम अगर इतना छोटा होगा इतना हो जाता, वो टर्जिड हो जाएगा। अब इसमें याद रखना, इट डज नॉट रप्चर ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। याद रखना, देखो यहाँ पे हमारी जो हो गई थी ना रप्चर, प्लांट सेल, प्लांट सेल क्यों हो गई थी, क्योंकि इसके बाद सेल वॉल नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर सेल वॉल एक्स्ट्रा होती है ऐसी, देखो पढ़ी है ना मैंने, डायग्राम में बताई थी, भूलना नहीं। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इसकी सेल वॉल जो इसकी वो होती है, क्या नाम है इसका, हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसकी रप्चर क्यों नहीं होती, तो याद रखना क्योंकि इसमें सेल वॉल है, सेल वॉल, सेल वॉल एक्स्ट्रा कवरिंग है, उसको रप्चर नहीं होने देती है। बट ये कैसे एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी हमारी, क्या टर्जिड हो जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं। मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, बट कोई नहीं, आराम से पढ़ते हैं यार, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर समझ में कंसेप्ट नहीं आएंगे, टाइम तो लगता है यार बनाने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजिड, ओके, याद रखना। आगे जाओ, इन हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा। अब हाइपोटोनिक कंडीशन मैंने बताया था क्या होगा, हाइपो का मतलब होता है हमारा कि सेल के अंदर जो हमारा होगा वो वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर यानी सॉल्ट ज्यादा है, यहाँ सॉल्ट ज्यादा है। अब वही कंडीशन ले लो आप, तो ये कैसी कंडीशन, मान लो आपने अचार रखा, मम्मी ने बहुत सारे हम बाजार से लाए, हमने कच्चे आम लाए, कच्चे आम लाए, मम्मी ने कहा अचार रखना है हमें बढ़िया वाला, तो उन्होंने क्या किया, अचार लिया, और अचार लेने के बाद
बना के उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काटा आम को, काटने के बाद उसको बहुत सारे नमक में लगा देती है ऐसे ऐसे। अब जब नमक बहुत सारा लग गया तो बाहर का एनवायरनमेंट कैसा बन गया, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब सॉल्ट ज्यादा, और हाइपरटोनिक मतलब अब देखो कच्चे जो आम रहते हैं उनमें पानी तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो हम डाल से तोड़ के लाए हैं, मार्केट से लाए तो उसमें पानी ज्यादा होगा। तो पानी निकालने के लिए मम्मी लोग क्या करती हैं, हाइपरटोनिक कंडीशन से हाइपरटोनिक होता है, तो जितना ज्यादा वाटर अंदर होता है इसके वो बाहर निकल जाता है ऐसे ऐसे बाहर। ठीक है, देखो समझना, यही कंसेप्ट है, मेन चीज समझना। सॉल्ट यहाँ पे ज्यादा था, सॉल्ट ज्यादा था, यहाँ पानी ज्यादा था, पानी अंदर से बाहर निकल आएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सोऑस्मोसिस, या फिर इसी को बोलेंगे हम प्लास्मोलाइसिस प्रोसेस। प्लास्मोलाइसिस प्रोसेस बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे, बिल्कुल बोलोगे। अब क्या इसमें श्रिंक होगी हमारी सेल ना, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है, और जब सेल वॉल है तो वो क्यों श्रिंक होगी, क्यों श्रिंक होगी, नहीं होगी ना, श्रिंक नहीं होगी क्योंकि इसमें सेल वॉल है, सेल वॉल की वजह से श्रिंक नहीं होता है, बट इसकी जो अंदर की जो वैक्यूल होती है ना, वो वैक्यूल जरूर श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना, तो ये पॉइंट से याद रखना अच्छे से। अब मान लो अगर हमें यही हमारा जो सेल है, सेल को आपको जैसे अपने बादाम लिया, बादाम का ही एग्जांपल देता हूँ, बादाम को अपने पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद वो देखो फूल जाएगा, तो वो प्रोसेस कौन सी हो गई हमारी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंडोऑस्मोसिस। अब बादाम का पानी निकालना है आपको मालूम, तो सॉल्ट लेना बहुत सारा, सॉल्ट में बादाम को अंदर रख देना, एक्सपेरिमेंट करो ना यार, सॉल्ट में क्या करना, बादाम को रख देना, देखना 1-2 घंटे के बाद पूरा पानी उसका निकल जाएगा, छोटा जितना पहले था उतना ही हो जाएगा वो, सेम सेम वैसे ही। तो ये प्रोसेस अच्छी है और बहुत ज्यादा हमारी क्या है कंडीशन में, जितने सारे प्लांट्स हैं एनिमल है उनमें सब में होती रहती है। आपको अच्छे से याद रखना है कि हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक कंडीशन क्या है, बस एक चीज याद रखना, हमेशा जो मूवमेंट है हमारा कैसा होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक होता है, हाइपो टू हाइपर, हाइपो टू हाइपर, हाइपो टू हाइपर, यानी डाइल्यूट से कंसंट्रेशन। और यहीं पे हमने वो पढ़ा है जो आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप जो मेरी इतनी मेहनत है जो मैंने आपके साथ की है वो समझ में आई होगी, जो इतना सारा मैंने पढ़ाया है। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये डाउट हुआ है, एक बार फिर से इसको रिकॉल करा दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार इसको करा भी दूंगा। और हाँ, एक चीज और, जो मैंने सेल आपको बैक्टीरिया पढ़ाया था ना, बैक्टीरिया के ऊपर जो मैंने वो बनाई थी, क्या सेल वॉल बनाई थी, ठीक है ना, सेल वॉल बनाई थी किस चीज की, अगर मैं बात करूं जो सेल वॉल जो हमारी है वो बनी हुई है, तो आपको अच्छे से याद रखना है हमारी, और वो सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो पूरे में बनाई हुई थी, मैंने हाफ जो बनाई थी मतलब उसका पूरे में कवरिंग की हुई है वो, तो अच्छे से याद रखना। तो पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, थोड़ा सा और पॉइंट रह गया है उसको और कवर अप करना है हमें। ओके, तो यहाँ आगे देखो थोड़ी सी स्लाइड में मुझे और आपको यहाँ इसमें कवर अप करना है, तो इसलिए देखो। तो अगला ऑस्मोसिस, अब यहाँ पे एक बार टाइम रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस क्या है। देखो ऑस्मोसिस एक्चुअल में क्या है, इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन का मूवमेंट होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, मतलब ये मान लो सॉल्ट, जिस चीज को हम घोल रहे हैं, जिसको हम घोल रहे हैं, लिख लेना, घोल रहे हैं, और जिसमें घोल रहे हैं, ये सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें घोल रहे हैं, ठीक है, घोल रहे हैं, अच्छे से रख लो। तो सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों चीज होती है सॉल्यूशन में, सॉलिड और सॉल्वेंट। अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की कम, इसलिए मैंने ग्रेटर देन लगाया, ठीक है, सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट कम। तो जब सॉल्यूट ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगी कंडीशन, हमारी सेल श्रिंकेज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की ज्यादा होती है, यानी पानी ज्यादा होता है, तो इसमें क्या होगी, स्वेल हो जाएगी, मोटी हो जाएगी सेल। जैसे कि हमने बादाम देखा था, बादाम को पानी में डाला मोटा हो गया, तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। अब एक लास्ट टाइम देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक और होता है। आइसोटोनिक है क्या, इधर समझ लो जल्दी से फटाक से। मान लो एक हमारा बीकर है, ए बीकर एंड बी बीकर, ठीक है, इधर ए बीकर में हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1000, और इसमें बी में भी 1000 है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स 100 है, सॉल्ट के 100 है इसमें, यानी कि इसमें कितना वाटर फ्री है, इसमें 900 है, इसमें भी 900 वाटर फ्री है। तो क्या इसमें मूवमेंट होगा, होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इस तरफ से इस तरफ, ए से बी से ए, मतलब ये क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कोई नेट नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन, कोई नहीं है इसमें, यानी ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर है इसमें, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों बराबर है कि नहीं, तो इक्वल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दिख रहा है भाई, नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल जो होगा हमारे होगा उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से याद रखना है हमारा क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल इसमें रुका हुआ है, अच्छे से याद रखना। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, इतनी क्लियर है बात। अब एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस देख लो, ऑस्मोसिस कहाँ होती है हमारे लाइफ में, अच्छे से देख लो। ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जो आपने देखा है ना सेल में हमारी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसका स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है हमारी इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से। नेक्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ सीड,
जो आप बीज डालते हैं ना पानी में, जब हम लोग खेत में जब बीज डाल देते हैं तो वो पानी, जब हम उसमें पानी देते हैं तो वो छोटा सा अंकुर होता है बीज, जब उसमें से छोटा प्लांट निकलता है तो यही ऑस्मोसिस प्रोसेस से होती है, क्योंकि जब छोटा जब बीज होता है ना उसमें पानी जाता है तो अंदर उसमें क्या हो जाती है, यही ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, एंडोऑस्मोसिस। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द H2O बाय द रूट हेयर्स, और जो मान लो जितने भी सारी रूट्स होती है ना, ऐसे रूट्स हेयर्स छोटे छोटे, तो उससे भी पानी वो ऊपर जाता है, इसी इससे ऑस्मोसिस प्रोसेस से आता है। और इसके साथ हमारे ये जो लेक्चर है पूरा फिनिश आउट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और जो भी अगर डाउट लगे, जो भी चीज़ में अगर आपको डाउट लगे या किसी भी कहीं पे समझ में कोई चीज़ नहीं आए हो, तो जाके आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियरिटी कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथी।